ट्यूटोरियल्स। ये हमारे चैनल का पहला वीडियो है और मेरा नाम प्रतीक उदय है। आज हम साइंस 2 के पहले लेसन हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम व्हाट इज हेरिडिटी, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन सीखने जा रहे हैं। व्हाट इज इवोल्यूशन एंड एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन सीखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज हेरिडिटी। और हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये हमारी डेफिनेशन हो गई, ट्रांसफर ऑफ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स। अब बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? तो स्किन कलर, हेयर कलर, हाइट, ये हमारे सब बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जो ट्रांसफर होते हैं इसे हम हेरिडिटी कहते हैं। जॉन ग्रेगर मेंडल इज पायनियर ऑफ द मॉडर्न जेनेटिक्स। जॉन ग्रेगर मेंडल एक पायनियर, इन्होंने हेरिडिटी चालू की, यानी कि हेरिडिटी का स्टडी। Around the period of 1886, it took a long time for him to understand the conclusion of his research about the heredity. 1886 में उसे बहुत सारा स्टडी करना पड़ा कि हेरिडिटी आखिर होता क्या है, ये कैसे ट्रांसफर होता है। In 1901, the reason behind the sudden changes was understood due to the mutational theory of Hugo de Virchow. Hugo de Virchow की 1901 में Hugo de Virchow की म्यूटेशनल थियरी आ गई। अब म्यूटेशन यानी कि चेंज इन जीन्स। आगे क्या हुआ? Meanwhile, in 1902, Walter and Sutton observed the paired chromosome in the cell of grasshopper. Until then, it was not known to anyone. 1902 में सटन एंड वॉल्टर ने क्या किया? ग्रासहॉपर के क्रोमोसोम का स्टडी किया। Research started in the direction of finding the nature of genetic material when it was proved that genes are carried by chromosome. और वहां से शुरुआत हो गई जेनेटिक मटेरियल के स्टडी की। और वहां से हमें पता चला कि जीन्स आर कैरिड बाय क्रोमोसोम। जीन्स कहां से कैरी होते हैं? क्रोमोसोम्स में से। Through which 1944 trio of scientists Oswald Avery, Madeline McCarthy and Colin McLeod proved that except virus all living organisms have DNA as a genetic material. ये तीनों साइंटिस्ट ने क्या स्टडी करके कंक्लूजन निकाला कि एक्सेप्ट वायरस, वायरस में सिर्फ डीएनए नहीं होता, बाकी सब लिविंग ऑर्गेनिज्म का डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए इज अ जेनेटिक material. In 1961, the French geneticists Francois Jacob and Jacques Manet proposed a model for process of protein synthesis with the help of DNA in the bacterial cell. Bacterial cell में DNA में प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस कैसा होता है? ये हमें 1961 में Francois Jacob और Jacques Manet ये दो साइंटिस्ट ने बताया। It helped to uncover the genetic code hidden in DNA. और वहां से जेनेटिक कोड होता है DNA में, उसे हम ट्रिपलेट कोडर वगैरह कहते हैं। तो हमें उसकी जानकारी हो गई। Thereby the technique of recombinant DNA technology emerged which has vast scope in the field of genetic engineering. और वहां से इस जेनेटिक इंजीनियरिंग फील्ड की शुरुआत हो गई। अब ये हेरिडिटी और यूज ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक साइंस का यूज क्या होता है? तो इसका यूज होता है किन बारे में? फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटी डिसऑर्डर। अभी पहले डायग्नोसिस करेंगे, यानी कि कौन सा डिसऑर्डर जेनेटिक डिसऑर्डर है। जेनेटिक डिसऑर्डर आपने सीखे, सिकल सेल एनीमिया, बरोबर। उसमें देखा है हमें क्या कि जो आरबीसी होते हैं उनकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। ये क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो कौन सी भी जेनेटिक डिसऑर्डर रहेगी तो उसका पहले डायग्नोसिस करेंगे, उसके बाद उस पर ट्रीटमेंट लेंगे और प्रिवेंशन, यानी कि वो जेनेटिक डिसऑर्डर हमें हुई ना, इसलिए हम प्रयास करेंगे। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। अभी हाइब्रिड वैरायटीज आपको मालूम है किसकी? प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटीज बनाते हैं हाइब्रिड, जेनेटिक साइंस के यूज से। इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन व्हिच द माइक्रोब्स आर यूज्ड, और इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री में यूज करते हैं जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं। द सेकंड पॉइंट इज ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। With the help of RNA, the genes present in the form of DNA participate in the functioning of cell and thereby control the structure and functioning of body.
आरएनए की मदद से डीएनए क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं बॉडी फंक्शन। हमारी बॉडी के फंक्शन ठीक तरह से होने चाहिए, इसलिए विद द हेल्प ऑफ आरएनए डीएनए कंट्रोल द बॉडी फंक्शन। इंफॉर्मेशन अबाउट प्रोटीन सिंथेसिस इज स्टोर्ड इन द डीएनए। प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन डीएनए में होती है and synthesis of appropriate protein as per the requirement of necessary for body। और जो हमारे डीएनए में कौन से प्रोटीन सिंथेसिस होंगे, ये as per the requirement। सिंथेसिस यानी कि प्रोडक्शन होता है। These proteins are synthesized by DNA through the RNA। कौन करता है ये प्रोटीन सिंथेसिस? DNA through RNA। This is called the central dogma। This is called, the whole system is called as central dogma। Here we get definition for central dogma, which is very important। mRNA is produced as per the sequence of nucleotide on DNA। तो mRNA कैसे प्रोड्यूस होते हैं? As per the sequence on DNA। What are the mRNA then? mRNA means messenger RNA। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए पर, न्यूक्लियोटाइड्स के कोड्स न्यूक्लियोटाइड्स, उसके हिसाब से एमआरएनए प्रोड्यूस होते हैं। ओनली वन ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए यूज इन दिस प्रोसेस। और इस प्रोसेस में दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के, बराबर। तो ये डीएनए के दो स्ट्रैंड में से सिर्फ एक स्ट्रैंड हम यूज करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये अलग हो जाता है, डीएनए से दो स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड अलग होता है और वहां से प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस चालू होती है। इस वीडियो के लिंक पे, डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैंने वो लिंक दी है 3D में, आप देख सकते हैं कि कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। The sequence of nucleotide in mRNA being produced is always complementary to DNA। और mRNA का जो सीक्वेंस रहता है वो कॉम्प्लीमेंट्री रहता है डीएनए को। Besides, there is uracil in RNA instead of thymine in DNA। तो अब क्या होता है, ये डीएनए है, डीएनए में क्या क्या रहता है? तो A C G T, A C G और T। वही आरएनए में थायमिन की जगह यूरेसिल होता है, यानी कि A C G और U। अब A C G T क्या है? तो एडेनाइन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थायमिन। यहां पे ACG एज इट इज रहते हैं, मगर थायमिन की जगह क्या रहता है आरएनए में? यूरेसिल। दिस प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस, द प्रोसेस ऑफ आरएनए सिंथेसिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। देन हियर वी गेट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन क्या होगी? द प्रोसेस ऑफ RNA synthesis is called as a transcription। The mRNA formed in nucleus comes in the cytoplasm। अरे mRNA जो बने वो साइटोप्लाज्म में आते हैं। It brings in the coded message from DNA। mRNA पे कोड होता है, mRNA पे कोड होता है AUCGSA। It brings in coded message from DNA। The message contains the code for amino acid। और amino acid का उस पे कोड है। The code of each amino acid consists of 3 nucleotides। 20 amino acids होते हैं, उनमें से 3 न्यूक्लियोटाइड के अमीनो एसिड पे कोड रहते हैं। इसे हम ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रिपलेट कोडॉन। हरगोविंद खुराना, a scientist of Indian origin, has made an important contribution in discovery of triplet codon for 20 amino acid। हरगोविंद खुराना, क्या? हरगोविंद खुराना, इनको नोबेल प्राइज मिला क्योंकि 20 अमीनो एसिड का इन्होंने डिस्कवर किया। 20 अमीनो एसिड्स। फॉर दिस वर्क
he has been awarded with the Nobel Prize in 1968. 1968 में क्या मिला? नोबेल प्राइज. Along with two other scientists. Each mRNA is made up of 1000 triplet codon. Each mRNA उसमें क्या होता है? thousands of triplet codon रहते हैं. As per the message on mRNA, amino acid are supplied to tRNA. अब क्या होते हैं? tRNA क्या होते हैं? तो tRNA means ट्रांसफर RNA. ओके? अब ट्रांसफर होगा. As per the message on mRNA, amino acid supplied to tRNA. जैसे मैसेज होगा mRNA पे, वो ट्रांसफर टू tRNA होता है. फॉर दिस पर्पस tRNA हैज एंटीकोडन, और इस पर्पस के लिए tRNA के पास एंटीकोडन होता है. हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडन ऑन mRNA. mRNA के कोड पे. दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन. हियर वी गेट द डेफिनेशन ट्रांसलोकेशन. सॉरी, ट्रांसलेशन. क्या है ट्रांसलेशन? तो as per the message on mRNA, amino acid are supplied to tRNA is called as a translation. The amino acid brought by tRNA are bonded together by peptide bond. Peptide bond से एक बॉन्ड होते हैं. पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे को बॉन्डिंग टुगेदर होते हैं with the help of rRNA. rRNA ribosomal RNA, tRNA transfer RNA, mRNA messenger RNA. During this process, the ribosome keeps on moving from one end to mRNA to the keep another by the distance of one triplet codon. अब mRNA कितने डिस्टेंस से मूव होते हैं? एक कोडन से. तीन का एक कोड होता है, ट्रिपलेट कोडन. तो mRNA कितना से शिफ्ट होगा? वन ट्रिपलेट कोडन से. This is called as translocation. लोकेशन ट्रांसफर होता है. This is called translocation. Translocation. Such many chains are together to form complex. Such many chains are come together to form a complex protein. These proteins control various functions of body. अब लॉन्ग चेन फॉर्मेशन होती है ट्रिपलेट कोडन की. और ये लॉन्ग चेन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाती है और पूरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी का फंक्शनिंग प्रॉपर्ली करती है. लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स लाइक देमसेल्फ ड्यू टू द जीन्स only, and some of the genes are transmitted to the next generation without any change. रिप्रोडक्शन के दरमियान क्या होता है? तो हम जीन्स ट्रांसफर करते हैं. अब जीन्स ट्रांसफर करते हैं तो कुछ जीन्स विदाउट एनी चेंज ट्रांसफर होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में. Due to this, some of the characters of parent are transmitted to their offspring. जैसे P1 यानी कि पेरेंट 1 के जो कैरेक्टर्स आएंगे वैसे की वैसे P2 में कैरेक्टर्स आते हैं. कौन से कैरेक्टर्स? बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स, यानी कि हाइट रहेगा, स्किन टोन रहेगा, हेयर कलर रहेगा, टाइप ऑफ हेयर, कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर, शॉर्ट हेयर, व्हाइट हेयर्स. However, sometimes sudden changes occur in those genes. मगर कभी-कभी क्या होता है? इन चेंज होता है. Sometimes any nucleotide of gene, यानी कि अब फिगर देखो, यहां पे क्या दिया है? TAAC GAT. क्या दिया है? TAAC GAT. Okay, this triplet codon replace हुआ है. A triplet codon replace हुआ है और उसके जगह पे TGC, यानी कि पहले क्या था? TGC, उसकी जगह क्या लग गया? GAT, यानी कि एक पूरा जीन चेंज हुआ है. इसे हम म्यूटेशन कहते हैं. Any nucleotide of gene changes its position. This causes a minor change. This causes a minor change, which is nothing but mutation.
Some mutations are minor, some are considerable. Mutation may cause the genetic disorder like sickle cell anemia. जेनेटिक और डिसऑर्डर हमने सीखे हैं 9th में। तो एक जेनेटिक ऑर्डर क्या है? सिकल सेल एनीमिया। कैरियर्स रहते हैं, रिसीवर रहते हैं। दिस इज अ एवरलास्टिंग प्रोसेस, एक कभी भी खत्म न होने वाली प्रोसेस है एंड इज वन ऑफ द प्रूफ ऑफ डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और ये क्या इसमें से क्या समझ में आता है हमें कि डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो अगला पॉइंट है हमारा इवोल्यूशन। अब इवोल्यूशन क्या होता है? Evolution is a gradual change occurring in living organism over long duration. A long duration 1000 years का भी होता है, करोड़ years का भी होता है। क्या होता है लॉन्ग ड्यूरेशन में? ग्रेजुअल चेंजेस। ग्रेजुअल मींस स्लो चेंजेस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, यानी कि यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लो, मैन ले लो, एप ले लो, मंकीस ले लो, प्लांट्स ले लो, इनमें ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं और लॉन्ग ऑफ टाइम ड्यूरेशन, इसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। इवोल्यूशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस व्हिच इज डेवलप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अचीव्ड। इवोल्यूशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस और जिसके वजह से ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है। क्यों इवोल्यूशन होता है? ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होनी चाहिए इसलिए। अब इस डेवलपमेंट से क्या होता है? All the stages in change occur in various components ranging from stars and planet in space to the biosphere present. अब stars, planet, earth, sun इनका भी evolution हुआ है। Okay? Formation of new species due to change in specific characters. अब एक first definition हुई evolution की, ये वाली second definition formation of new species. Formation of new species due to change in specific characters. Specific characters में change होने के कारण एक अलग ही प्रजाति निर्माण होती है। यानी कि डॉग्स की अलग अलग स्पीशीज है, कैट की है। डॉग में हम बोलते हैं रॉटवीलर डॉग या बाकी पपी, हच, ये अलग अलग डॉग्स की स्पीशीज है। या इसमें काउस की होती है, कैट्स की होती है, अलग अलग प्राणियों की अलग अलग स्पीशीज होती है। इसके क्यों स्पीशीज क्यों तैयार हुई है? इनके कुछ बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स चेंज हुए, इवॉल्व हुए, इसलिए of several generation of living organism as a response to natural selection. several generations से इनके कैरेक्टर्स चेंज हुए हैं, इसके वजह से नेचुरल सिलेक्शन की वजह से उनका नेचर, ज्योग्राफिकल कंडीशन बदल गई तो उनके कैरेक्टर्स बदल गए, इनमें इवोल्यूशन हो गया। इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन, इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। ये दो डेफिनेशन हो गई, इस पेज पे हमें तीन डेफिनेशन है फॉर इवोल्यूशन की, अब दो हो गई हमारी। 3.5 billion years ago life has been not existed on earth. 3.5 billion years ago earth पे लाइफ नहीं थी। All the beginning there may have been only simple element in the ocean of the earth. सिंपल एलिमेंट थे सिर्फ किसमें? ओशंस में। इनका इवोल्यूशन हो गया and simply type of organic and inorganic component may have been formed from those. सिंपल एलिमेंट से ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड बन गए। Complex compound like protein and nucleic acid may have formed over a long duration from those simple compound. और एक सिंपल कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बन गए। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आते हैं प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड। First primitive type of cell may have been formed from the mixture of different types of organic inorganic compound. और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मिक्सचर से, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मिक्सचर से फर्स्ट प्रिमिटिव सेल तैयार हो गई। उसके आगे क्या हुआ? इवोल्यूशन। तो
नंबर ऑफ दोज सेल्स में इंक्रीज एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग एलिमेंट। अब फर्स्ट प्रिमिटिव सेल से नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो गई, इनका रिप्रोडक्शन हो गया, इनमें ही इवोल्यूशन हो गया। There may have been some different among those cells, and according to the principle of natural selection, some may have shown good growth. ये प्रिमिटिव टाइप में से जो सेल थे उन्होंने क्या करना चालू किया, गुड हेल्थ दिखाना चालू किया। जो फिटेस्ट थे वो सर्वाइव हो गए, जो अनफिट थे वो पेरिश यानी कि खत्म हो गए। And some may have perished which could not adjust with their surrounding. जो सराउंडिंग के भीतर एडजस्ट नहीं हुए वो पेरिश खत्म हो गए, यानी कि एडजस्ट करो जिंदा रहोगे, एडजस्ट नहीं करोगे तो मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। एट प्रेजेंट crores of plants and animals with huge variety regarding shape and complexity are present on earth. प्रेजेंटला करोड्स ऑफ स्पीसीज आहेत आपल्या अर्थवर, और इससे क्या हुआ, प्लांट्स और एनिमल्स में। अब प्लांट्स में एनिमल्स में क्या, यूनिसेल्युलर अमीबा टू मैन एंड वेल तक है। एनिमल्स में यहां थोड़ा गलत हो गया, यहां पे एनिमल्स चाहिए, प्लांट्स। एनिमल्स में वैरायटी यूनिसेल्युलर अमीबा से मल्टीसेल्युलर वेल मैन तक है, और प्लांट्स में डाइवर्सिटी कैसी है, क्लोरेला यूनिसेल्युलर क्लोरेला पैरेंचाइमा टू बैनियन ट्री तक है। The life exists on earth everywhere from equator to both of the pole. Organisms are present at all the places like air, water, land, rock. अब इक्वेटर से पोल तक ले लो, सभी जगह पे लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही है। ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन लैंड, एयर, वाटर, रॉक। लैंड पे है, वाटर पे है, में एयर में भी है, रॉक्स में भी, एक्सेट्रा सभी जगह पर लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वो एनिमल्स रहने दो, प्लांट्स रहने दो। ह्यूमन हैव शोन क्यूरियोसिटी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड रीजन फॉर सच ग्रेट डाइवर्सिटी इन life present on the earth since ancient time. Different theories about origin and evolution of life have been proposed till today. मगर अब ह्यूमन को क्यूरियोसिटी थी, इतनी सारी डाइवर्सिटी हमें कैसे मिली, ये कहां से आई इतनी सारी डाइवर्सिटी? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए उसने बहुत सारा स्टडी किया, और इसमें बहुत सारी थ्योरीज आई इवोल्यूशन की, मगर हम एक ही थ्योरी मानते हैं जो डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहलाती है। हम कौन सी थ्योरी एक्सेप्ट करते हैं? डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो हमारा अगला पॉइंट है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज प्रोटोप्लाज्म हैज बीन फॉर्म्ड इन ओशन। फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म इज protoplasm, and where is in the ocean, formed in ocean. In due to the course of time, unicellular organism was formed. अब जैसे जैसे टाइम गया वैसे यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म तैयार होने लगे। Gradually changes occurred in unicellular organism from which larger and more complex organism are formed. Gradually क्या हुआ, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स से मल्टीसेल्युलर। All these changes are very slow and gradual. मगर ये चेंजेस बहुत स्लो थे और ग्रेजुअली डेवलप हो रहे थे। इनको कितने साल लग गए? तो 300 करोड़ ईयर्स, 300 करोड़ साल लगे इस ग्रेजुअल चेंजेस को। Changes and development in living organism had been all round and multidimensional, और ये जो चेंजेस हो रहे थे वो ऑल राउंड थे और मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल यानी कि क्या? अब सेल है, सेल में सेल ऑर्गेनेल रहते हैं, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, सेल वॉल रहेगा। तो इन सभी कैरेक्टर्स में मल्टी डायमेंशनल क्या, तो सभी कैरेक्टर्स में धीरे धीरे चेंजेस होने वाला था।
एंड दिस लेड टू इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, और यहां से शुरुआत हुई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की तैयारी। Hence, the overall process is called as evolution, which is organizational. So, evolution is the organizational process, जो organized way में काम करती है। Evolution organizational process है कि ऐसा नहीं कि मुझे यह चाहिए, हुआ कैसे ही नहीं, organizational वो पूरी स्पीशीज के लिए पूरा काम करती है। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, अब यहां पे थर्ड इवोल्यूशन की डेफिनेशन है, पहले हमने दो देख लिए हैं, तो ये तीसरी प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। हम हर एक वीडियो में हमारे कुछ रिपीट होने वाले शब्दों के लिए कुछ शॉर्टकट्स बनाएंगे, यानी कि नोट्स लिखने के लिए हमें कम वक्त लगेगा। यहां पे एलओ फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखा, पी एंड ए प्लांट एंड एनिमल बार बार आएगा, इसलिए पी एंड ए लिख दिया है मैंने। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम एंसेस्टर्स, एंसेस्टर यानी कि क्या, उनके पूर्वज। अब हमारे पूर्वज कौन होते हैं, हमारे माँ बाप, उनके पूर्वज उनके माँ बाप, ऐसे एंसेस्टर्स यानी कि 5 जनरेशन। फ्रॉम एंसेस्टर्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, उनका स्ट्रक्चरल और फंक्शन अलग थे। उन्होंने क्या किया, प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, प्रोग्रेस यानी कि जो हमें अच्छा चाहिए डेवलपमेंट, वो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट हुआ प्लांट्स और एनिमल में। किसमें, स्ट्रक्चरल फंक्शंस में, इसे हम इवोल्यूशन कहते हैं। एक बार मैं रीड करता हूं डेफिनेशन। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल from ancestors having different structural and functional organization is called evolution। यहाँ पे ये वीडियो हमारी खत्म होती है।